इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। 2024 से लेकर 2030 तक ये इंडस्ट्री 5% CAGR से ग्रोथ करेगी। ट्रीटमेंट की बात करो तो इसका डिमांड हर जगह है। हम कंपनी के बारे में जानेंगे। इस कंपनी की शुरुआत 1981 में हुई थी। आज यह कंपनी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी यानी बेसिकली विंड पावर में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यह कंपनी सिर्फ केमिकल में ही नहीं है बल्कि इंटीग्रेटेड मॉडल है। क्यों? मोस्ट खुद का मैन्युफैक्चरिंग करती है, खुद की बिजली बनाती है। इससे क्या है, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कम हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी कम हो जाता है। अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं, वैल्यूएशन जानना बहुत जरूरी है। पहला, कमोडिटी साइकिल रिस्क। अगर डिमांड गिरी तो मार्जिन पर सीधा। लेसन नंबर 3, अडेप्ट टू रेगुलेशंस। एनवायरमेंटल नॉर्म्स बहुत ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। 2024 से लेकर 2030 तक ये इंडस्ट्री 5% CAGR से ग्रोथ करेगी। इस इंडस्ट्री में आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी कास्टिक सोडा में सबसे बड़ा प्लेयर है। आप सब जानते हो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल हर जगह, यानी टेक्सटाइल की बात करूं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट्स की बात करूं, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग या वाटर ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसका डिमांड हर जगह है। यानी ये एक ऐसा केमिकल है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये उस तरह से कॉमन है जैसे भारत के हर घर में चाय का प्रयोग। इसी डिमांड से फायदा उठाने वाले प्लेयर्स में से सबसे बड़ा जो नाम है वो नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा, बट उससे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे। इस कंपनी की शुरुआत 1981 में हुई थी। आज यह कंपनी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी कास्टिक सोडा प्रोड्यूसर कंपनी में से एक है। इसका अगर बिजनेस सेगमेंट की मैं बात करूं तो इसका बिजनेस सेगमेंट केमिकल यानी कास्टिक सोडा, क्लोरीन और बहुत सारे अदर केमिकल्स भी है। इसके साथ साथ एडिबल सॉल्ट। इनका खुद का अपना कैप्टिव पावर प्लांट है जो 162 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। साथ ही साथ ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी यानी बेसिकली विंड पावर में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यह कंपनी सिर्फ केमिकल में ही नहीं है बल्कि इंटीग्रेटेड मॉडल है। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है केमिकल इंडस्ट्री में कॉस्ट को कंट्रोल करना। जब कॉस्ट कंट्रोल होगा तो मार्जिन बेहतर होंगे। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो यह कंपनी ऑल इन वन पैक है। इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है कैप्टिव पावर प्लांट। कंपनी के पास 162 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट है। कास्टिक सोडा बनाने में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की। अगर इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लेंगे तो क्या होगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा। बट कंपनी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करती है, खुद की बिजली बनाती है। इससे क्या है, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कम हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी कम हो जाता है। साथ ही एडिबल सॉल्ट, विंड पावर जैसे सेगमेंट भी है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं। कंपनी का विजन बहुत क्लियर है। कंपनी को पता है कि केमिकल इंडस्ट्री में अगर हमें आगे ग्रो करना है तो सबसे पहले हमें बिजली के खर्चे को कंट्रोल करना होगा। इसीलिए इस कंपनी ने अपना खुद का बिजली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं, वैल्यूएशन जानना बहुत जरूरी है ताकि ये मालूम पड़े कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, आगे कितना स्कोप है और ये कंपनी हमें कितना बेनिफिट दे सकती है। अगर मैं इस कंपनी के पी रेशियो की बात करूं तो इसका पी रेशियो 11.7 है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज 90 पैसा। पीबी यानी इसकी बुक वैल्यू की बात करूं तो वो 0.86 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.8%, ROCE 10.4% और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो वो 1360 करोड़ से 1390 करोड़ के आसपास। अगर मैं कंपनी को कंपेयर करूं सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री के कंपनीज के साथ तो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है जिनका पी 20 से 25 के बीच में है, लेकिन इस कंपनी का जो पी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 11.7 है। मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड। तो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं, क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर मैं पीबी की बात करूं, पीबी क्या है, इसका जो बुक वैल्यू, तो पीबी जो है इसकी वो 1 से अगर नीचे है यानी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से भी सस्ती है, तो ये एक दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज। मैंने आपको पी बताया जो कि अंडर वैल्यूड है। इसका जो पीबी की बात करूं तो वो 1 है, यानी कंपनी की अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत सस्ती है। ईपीएस पॉजिटिव है। प्रॉफिट रिसेंट क्वार्टर में इम्प्रूव हुआ है। अगर डेप्थ की बात करो तो कंपनी को डेप्थ होगा तो उसका जो फाइनेंस सीट है वो स्ट्रांग नहीं होगी।
इस कंपनी का मंथ ओवर मंथ जो डेप्थ है वो भी कम हुआ है, जिससे बैलेंस शीट जो है इसकी बहुत स्ट्रांग हुई है, मतलब क्लियर है। क्या? नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह स्टॉक वैल्यू जोन में। जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने कहते हैं, The intelligent investor is a realistic who sell to optimist and buy from pessimist। और आज ये मार्केट पेसिमिस्ट है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए यह एक सुनहरा मौका है। हर निवेश के साथ कुछ रिस्क भी आते हैं। इस कंपनी के पास 4 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, कमोडिटी साइकिल रिस्क। अगर डिमांड गिरी तो मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंपनी लो कॉस्ट पे मार्जिन बहुत कमाती है। अगर इसकी डिमांड गिरी तो मार्जिन पे पहला सबसे बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। चाइना जैसे देशों से सस्ता इंपोर्ट आया तो प्राइस पर प्रेशर पड़ेगा। रेगुलेटरी रिस्क, ये हमेशा हर कंपनी के साथ होता है, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल रूल्स को भी ध्यान में रखा जाता है। और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंसंट्रेशन रिस्क। बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा कास्टिक सोडा पर ही डिपेंड है। तो जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी इन्वेस्ट करने से पहले इन रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल है, फ्यूचर में क्या अपसाइड हो सकता है और क्या डाउनसाइड हो सकते हैं। तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चराइजेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। कास्टिक सोडा की डिमांड हर जगह है। कंपनी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, उनके पास खुद का अपना 162 मेगावाट कैपेसिटी का पावर है, जिससे वो अपनी खुद की बिजली बनाते हैं। इनके पास अपना विंड पावर प्रोजेक्ट है, जिससे इनका ESG बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे FIs और म्यूचुअल फंड भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो डिमांड स्टेबल रही तो प्राइस बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। और लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनना थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो मैंने आपको 4 रिस्क फैक्टर की बात करी उनको भी नहीं भूल सकते। पहला, कमोडिटी रिस्क, कमोडिटी साइकिल रिस्क, ग्लोबल कंपटीशन, रेगुलेटरी रिस्क एंड कंसंट्रेशन रिस्क। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है TGV SRAAC। अब ये कंपनी के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बताया, हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट और लाइफ के लेसन भी सिखाता है। अगर मैं इसके लाइफ लेसन की बात करूं तो 4 सबसे बड़े लेसन। पहला लेसन क्या है? कॉस्ट कंट्रोल इन सर्वाइवल। कंपनी का कैप्टिव पावर कॉस्ट बचाता है। अगर खर्चे कंट्रोल नहीं हुए तो इनकम चाहे जितनी भी हो, ग्रोथ नहीं होगी। सबसे बड़ा सेकंड लेसन, फोकस बट डाइवर्सिव। तो कोर प्रोडक्ट है कास्टिक सोडा, लेकिन साथ में एडिबल सॉल्ट और विंड पावर भी है। अगर किसी कंपनी का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है तो उसके रिटर्न आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। करियर और इन्वेस्टमेंट में भी फोकस रखना और उसे डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 3, अडेप्ट टू रेगुलेशंस। एनवायरमेंटल नॉर्म्स बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन जो अडेप्ट करेगा वही जीतेगा। लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। लेसन नंबर 4, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। यानी कमोडिटी साइकिल टफ है पर पेशेंस से ही सबसे बड़ा फायदा हो। जैसा कि पीटर ड्रकर कहते हैं, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। TGV का मॉडल अभी हमें यही सिखाता है। कॉस्ट कंट्रोल है, एडेप्टेबिलिटी, सही काम है, लेकिन पेशेंस और विजन सही दिशा में होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी USP मेरे चैनल इन्वेस्टोपीडिया विद डी सिंह की है, यानी जहां हम सिर्फ नंबर नहीं बल्कि लाइफ और मैनेजमेंट लेसन भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपने वीडियो को समराइज करूं तो ये कंपनी TGV SRAAC अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, डिमांड स्टेबल है, रिस्क मैनेजेबल है। लेकिन याद रहे, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरा मोटिव इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी के बारे में बताना, ताकि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप TGV SRAAC जैसी लो और अंडर वैल्यूड स्टॉक पर आप भरोसा करेंगे या सिर्फ रिलायंस और TCS वाली बोट पे ही हमेशा सवार रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।